जदयू और भाजपा दोनों मिलकर कांग्रेस के विधायकों के पीछे पड़ गई, लेकिन सभी पर आरोप वही लगे, टिकट बेच देने का, संगठन को सही ढंग से चला नहीं पाने का, और भी कई आरोप लगे। कई गुटे हैं जो लगातार एक्टिव हैं। नहीं चाहती थी आरजेडी कि हमारा साथ मांझी छोड़े, नहीं चाहती थी कि हमारा साथ वीआईपी छोड़े, नहीं चाहती थी, और उपेंद्र कुशवाहा को तो एकदम नहीं चाहती थी कि हमारा साथ छोड़े। इन सभी के सामने आते अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर देना और इस बात का भी एहसास करा देना कि आपका बिहार में नहीं चलेगा जब तक आप हमारी बात नहीं सुनेंगे। आखिर क्या चाहते हैं ये? बिहार कांग्रेस की कमान काफी दिनों से अपने हाथ में करना चाहते हैं, लेकिन अशोक चौधरी को कहा जाता है वो नीतीश मैन है, और यह साबित भी हुआ। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह है सुबह का पंचनामा बाबा के साथ। कांग्रेस पर बहुत हद तक यह आधारित रहेगा, लेकिन इसका असर बिहार की राजनीतिक सभी पार्टियों पर और बिहार की राजनीतिक वर्तमान स्थिति पर भी पड़ेगा। कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक हैसियत बिहार में बहुत पिछले पैदल में चली गई है। चुनाव 70 सीटों पर लड़ने के बावजूद, एक बड़ा समीकरण का हिस्सा होने के बावजूद, सम्मान प्राप्त करने के बावजूद सब कुछ कांग्रेस ने एक ही बार में पलट दिया। 70 सीटों में से 19 सीटें, जैसा कि हमने भी प्रेडिक्ट किया था, कांग्रेस लेकर आई। अब उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जदयू और भाजपा दोनों मिलकर कांग्रेस के विधायकों के पीछे पड़ गई है। जहाँ नीतीश कुमार को अपनी तख्ती मजबूत करने के लिए विधायकों की आवश्यकता है, वहीं भाजपा नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा मजबूत होते हुए और जिस तरह से वो बाकी राज्यों में कर रही है, अरुणाचल में उन्होंने जदयू के ही विधायकों को तोड़ दिया, तो भाजपा अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाना चाहती है। और उस कड़ी में बिहार में एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस बिहार में दो तरह की लड़ाइयों लगातार लड़ रही है। एक तो अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखना, दूसरा भीतर घात को समाप्त करने को लेकर। दोनों में पिछले 10-12 सालों से लगातार विफल रही है। कई अध्यक्षों ने इस दौरान अपने कार्यकाल भी निभाए, लेकिन सभी पर आरोप वही लगे, टिकट बेच देने का, संगठन को सही ढंग से चला नहीं पाने का, और भी कई आरोप लगे। कई गुटे हैं जो लगातार एक्टिव हैं। इस दौरान पिछले 6-7 सालों में हमने देखा कि कांग्रेस में जो 2-3 गुट हैं, उसमें से एक गुट हमेशा अध्यक्ष के खिलाफ काम करता रहा। हमने देखा कि चाहे वो अध्यक्ष कोई भी रहे हों, उस गुट की एक्टिविटी हमेशा विद्रोही रही। जब भी प्रभारी आए, चाहे सीपी जोशी हों या उनके बाद शक्ति सिंह गोहिल हों या अब भक्तरन चरण दास हों, इन सभी के सामने आते अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर देना और इस बात का भी एहसास करा देना कि आपका बिहार में नहीं चलेगा जब तक आप हमारी बात नहीं सुनेंगे। आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? बिहार कांग्रेस की कमान काफ़ी दिनों से अपने हाथ में करना चाहते हैं। आपको बता दें कि 2 दिनों से लगातार कांग्रेस की बैठक चल रही है। कल भी राजू चले थे, आज भी चले। इस दौरान 2 बयान बड़े महत्वपूर्ण थे। एक भक्तरन दास का, जिन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं कार्यक्रम में। दूसरा, भक्तरन दास ने ही ये बात कही और उनके जो सीएलपी लीडर हैं उन्होंने भी कही कि ये जो कंटेंशन है, जो लोग कर रहे हैं, वो कांग्रेस के नहीं है। तो फिर सदाकत आश्रम में कैसे चले आते हैं जी? तो फिर उस मीटिंग के दौरान अंदर कैसे बैठ जाते हैं? और ये शुरू से होता है। अशोक चौधरी 4 साल के अपने कार्यकाल के दौरान सबसे ज़्यादा अगर परेशान रहे तो वो इन विरोधी ताकतों से रहे। मुझे याद लगता है कि जब अशोक चौधरी ने सबसे ज़्यादा हासिल किया कांग्रेस के लिए उपलब्धि, वो तब थी जब कि तथाकथित रूप से इस गुट को उन्होंने बाहर कर दिया। बिल्कुल। कांग्रेस के गेट बंद हो जाते थे जी, और गेट के बाहर अब लाठी डंडे चलते देख सकते थे, लेकिन अंदर मीटिंग नहीं होती थी। उससे काफ़ी हद तक सीटों को जो सामंजस्य बिठाना है वो आसान है। लेकिन इस चुनाव में मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि कांग्रेस किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी एक गुट के हाथ में नहीं था सीटों का बंटवारा। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो टिकट्स थे वो अलग अलग तरीके से दिखे। कोई खुद जाकर ले आया दिल्ली से, किसी को मदन मोहन झा ने दिलवाया, किसी को इस गुट ने दिलवाया, किसी को उस गुट ने दिलवाया। इस दौरान 2 दिनों से एक चेहरा बिहार कांग्रेस से लगातार गायब है। बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है। बिहार में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक है और राज्यसभा सांसद भी हैं। पार्टी ने रिवार्ड भी इनको किया जी। लेकिन
ये लगातार इन मीटिंगों से गायब है। हम बात कर रहे हैं अखिलेश सिंह की, जी जो कि राजद से कांग्रेस में आए थे और कांग्रेस में बहुत करीबी माने जाते हैं। सोनिया गांधी जी से लगातार इनकी संवाद होती है, सीधे बताया जाता है। लेकिन एक और बात है, पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने लगातार ये आरोप लगाया है सिलसिलेवार तरीके से। अहमद पटेल जो कि अब नहीं रहे, उन पर भी आरोप लगाया था कि संवादहीनता स्थापित कर देते हैं ये लोग। जी जो बातें यहाँ से बोली जाती हैं या ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, वो बातें राहुल गांधी तक नहीं पहुँचती हैं। इन्होंने ये भी 2-3 एक आरोप लगाया था कि चिराग पासवान कांग्रेस के साथ आना चाहते थे, जी लेकिन प्रभारी ने राहुल गांधी तक बात नहीं पहुंचाई, जिसके बाद शक्ति सिंह गोहिल भी इनसे काफ़ी टेढ़े हो गए थे। जी और एक तरह से कहा जा सकता है कि ये अलग ही कांग्रेस बिहार में चला रहे थे। 2 दिनों से नए प्रभारी बिहार में आ चुके हैं और इन्होंने अभी तक बिहार कांग्रेस में कदम नहीं रखा है। ना तो मीटिंगों का हिस्सा बने हैं, ना किसी रणनीति का हिस्सा बने रहे। खबर अंदर अंदर ये भी आ रही है, हालांकि हम इसे सत्यापित नहीं कर रहे हैं, लेकिन खबर आ रही है तो ऐसे ही थोड़ी आती है कोई खबर आ रही है कि ये वापस राजद में जा सकते हैं, लालू यादव का हाथ थाम सकते हैं, क्योंकि राजद इनकी पुरानी पार्टी रही है और राजद कागज पर काफ़ी मजबूत है कांग्रेस से, समीकरण बहुत मजबूत है। और ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार अगर मन बना लें तो राज्य की सरकार भी बन सकती है, जो कि नीतीश कुमार के हाथ में पूर्णतः है। इस पूरे समीकरण से क्या असर पड़ेगा? क्या कांग्रेस इस गुटबाजी को ख़त्म कर पाएगी? और अगर अब जान सकते हैं, पूछ भी सकते हैं कि आखिर क्यों अखिलेश सिंह जो ये गुस्सा है नहीं आना, क्यों, आखिर किस कारण से ये एकाएक पार्टी छोड़ने की बात भी आ रही है? क्या समीकरण का हिस्सा हो सकते हैं ये, और कैसे बातें बदल सकती हैं? तो जानकार बताते हैं, बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो के लोग बताते हैं, जो सभी पार्टियों में लगभग इनसाइडर होते हैं। उनका कहना है कि उनको मन था कि अब बिहार कांग्रेस का जो प्रभार है, जो जिम्मेवारी है, माफ़ कीजिएगा, जिम्मेवारी है, जो कुर्सी है अध्यक्ष की, वो उनके हाथ में दी जाए। खबर यह है कि नाम तो इनका चल रहा था चुनाव तक, चुनाव के बाद इनको बनाने की बात भी चल रही थी, लेकिन एकाएक सब कुछ बदल दिया गया और बिहार में तारिक अनवर का नाम सामने आ गया। मदन मोहन झा भी अपनी स्वेच्छा से कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन तारिक अनवर का नाम सबसे ऊपर देखकर इन्हें चिढ़ हो गई है। इन्होंने दिल्ली में डेरा डाल दिया है और ये चाहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व के शीर्ष के लोग इस बार एक बार फिर से सोचें और इन्हें मौका दें। बाबा, इन सब का असर क्या पड़ेगा? कांग्रेस और राजद के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा? हालांकि एक और बात है कि बहुत अच्छा तो नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ बुरा इन्होंने जरूर किया है। कांग्रेस के अपना जो गुट है, गुटबाजी हमेशा करते रहे हैं ये, उस वजह से घाटा तो हुआ है कांग्रेस को। नमन जी, कांग्रेस जिस तरह से आप नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारी बातें बोलते हैं, उसी तरह से आपने कांग्रेस के भी इंटरनल पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर ढंग से दिखाया है और बताया भी है। इन सब चीज़ों के पीछे कुछ तथ्य हैं जो अगर सामने रखा जाए तो और ज़्यादा मजबूत होगा कि आखिर ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। सबसे पहली बात तो 2013 से लेकर के 2020 तक के अगर कांग्रेस को देखते हैं तो इसमें कई खंड, कई पार्ट होते हैं। बिल्कुल। जिसमें सबसे मजबूत पार्ट अगर किसी का रहा है तो वो रहा है अशोक चौधरी का। बिल्कुल। अशोक चौधरी के आने से पहले कांग्रेस की स्थिति एक बैग ऐसी हो गई थी कि वो बच्चा जिसके गार्जियन भुला गए हों जी, और वो चिल्ला रहा हो माँ माँ, बाप बाप, पापा माँ, पापा पापा कर रहा हो, किसी ने हाथ पकड़ करके उसे अपना बना लिया जी। आपने देखा होगा किस तरह से चौधरी महबूब अली कैसर अध्यक्ष रहते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो सीधे पाला ही बदल दिए थे। जी, राजद पार्टी छोड़ चुके हैं। बिल्कुल। और भी कई उदाहरण हैं। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अध्यक्ष रहते हुए अगर किसी ने इस तरह का बीच मझधार में छोड़ा था कांग्रेस जैसे बच्चे को, जिसको जरूरत थी उस गार्जियन की, जी, तो वैसे स्थिति में अशोक चौधरी का एक योद्धा की तरह आना और उनका पूरे माहौल को बहुत विरोध हुआ। बिल्कुल, 2-3 साल तक विरोध होता रहा और अंतिम साल विरोध नहीं हुआ। जिस शख्स का नाम आप ले रहे हैं वो तो उनके प्रबल विरोधी में से हुआ करते जी, क्योंकि इन लोगों की राजनीति लगभग एक समय शुरू हुई थी जी, इसलिए थोड़ा सा दोनों का मान चाहिए, एकदम थोड़ा सा याराना भी था। और अशोक चौधरी में एक सबसे बड़ी बात थी कि वो ऐसे मतलब नेता के रूप में उभर कर सामने आए कि उन्होंने सभी वर्गों को एक साथ जोड़ा। जी, वो कांग्रेस के एक जो अपनी परंपरा रही है एक साथ बैठना,
बातचीत पिछड़े करना। तबके से आने के बावजूद बिल्कुल। उन्होंने यहाँ तक ब्राह्मणों को अपने साथ अरे इकट्ठा सदाकत किया। आश्रम में बिहार लोग इकट्ठा हुए। सदाकत आश्रम में एक बार फिर से उन्होंने गुलजार सदाकत आश्रम को किया जी। और ये चीज़ें देखने को मिलती थी। हम भी कभी जाते थे सदाकत आश्रम में किसी कारणवश या उनसे कोई बाइट वगैरह लेने के लिए, जी। तो अक्सर ये चीज़ नज़र आता था कि बड़ा लाइवहुड रहता था एकदम, मतलब सदाकत आश्रम का वो माहौल। हालांकि आपने जो चर्चाएं की कि कई बार इस तरह के आरोप भी प्रत्यारोप भी हुए, जब लाठी चुनाव डंडे, समिति की बैठक हुई तब जी लाठी डंडे बिल्कुल चले। लाठी डंडे भी चले लेकिन वो और बाहर चले। वो बाहर चले। उन्होंने साफ तौर पे ये गेट के अंदर किसी भी तरह का नॉनसेंस नहीं हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा है। और इवन की सीएलपी लीडर से लेकर के और यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी भी आते थे, सीपी जोशी उस समय प्रभारी हुआ करते थे, वो भी आते थे। तो बड़ा ही, जिसको गुस्सा भी होता था, जिसको अगर विरोध भी करना था, तो वो बड़े ही शालीन ढंग से किया करते थे जी, सबको सबसे समय देते और इसमें कोई लठैती नहीं होती थी, बड़ा ही। तो ये चीज़ें थी। अब इन सब चीज़ों को 2013 से लेकर के 2020 तक के बातों को देखें तो दो बातें इसमें सामने आती हैं। दो ही लोगों की लड़ाई भी चल रही है, अखिलेश सिंह और अशोक चौधरी। इन दोनों के बीच में अखिलेश सिंह को कहा जाता है कि वो लालू मैन है जी। उनका संबंध लालू प्रसाद से बहुत पुराना रहा है, उनके रिश्ते भी रहे, वहाँ मंत्री भी रहे। हालांकि मंत्री तो उनके काल में अशोक चौधरी भी रहे, लेकिन अशोक चौधरी को कहा जाता है कि वो नीतीश मैन है और यह साबित भी हुआ, जो हमको पहले भी से भी कहते आ रहे हैं। अब जब अशोक चौधरी को एक बड़ा स्टेक मिल गया है जदयू में, एक बड़ा स्टेक मिला है, 4 मंत्रालय उनके पास है, कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, अब नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर बैठते हैं, चीज़ों को डिसाइड करते हैं, उस कमेटी में हैं जो पंचरत्न की कही जाती है। शायद अखिलेश सिंह को यही सब चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जी। और हो सकता है कि इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के उनके दिमाग में बहुत सारी बातें हो। एक और बात इंटरनल जो पता चली है नमन जी, बातचीत के दौरान ही पता चली है कि कहीं ना कहीं जो आप आज हेडलाइन के साथ लेकर के आए हैं कि दिल्ली में 14-15 दिनों का जो प्रवास हुआ है तेजस्वी यादव का, इस बीच में कांग्रेस के मेन जो लोग हैं या कहा जाए आला कमान, उनके साथ जबरदस्त ढंग से बातचीत हुई है और अपना गुस्सा जाहिर किया तेजस्वी यादव ने कि आपके चलते हम हारे हैं और आपके लोगों ने क्या क्या किया है कांग्रेस के लोग बताएं। उससे ज़्यादा तेजस्वी यादव ने बताया कि कौन कैसे टिकट बेचा, क्या किया, किस तरह से हुई। और इन सब बातों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना जरूरी होगा कि इस बार जो टिकट के बंटवारे हुए उसमें नहीं चाहती थी आरजेडी कि हमारा साथ मांझी छोड़े, नहीं चाहती थी कि हमारा साथ वीआईपी छोड़े, नहीं चाहती थी, और उपेंद्र कुशवाहा को तो एकदम नहीं चाहती थी कि हमारा साथ छोड़े। आपने देखा होगा उपेंद्र कुशवाहा की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने कुशवाहा को कितना भारी मात्रा में टिकट दिया, जो जीत करके भी आए। ये सबसे बड़ा जो दावा था ये था कांग्रेस पर कि आप किसी भी तरह से मना लीजिए उनको, और मीटिंग के कई दौर भी हुए थे, हमने खबरों में भी दिखाया था। लेकिन कांग्रेस के जो वर्तमान सिनेरियो में जो लोग थे, जो मेन फ्रेम में थे, अब जिसमें आप हो सकता है कि मदन मोहन झा के सॉफ्ट होने का फायदा लोगों ने उठाया हो या जो भी कारण रहा हो, सीटों का बंटवारा बंदरबाट हो गया। बिल्कुल 10 सीट मेरा, 20 सीट तुम्हारा, 5 सीट तुम्हारा, तुम जिसको देना है दो। दिल्ली से टिकट ले लेके बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ सीटें तो जेन्युइन लोगों को मिली जो कार्यकर्ता थे, जैसे भाई बहुत सारे नाम हम एक लाइन से गिनवा सकते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इतना एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कांग्रेस को कि हमें सीट मिल जाएगी। और वही अगर तुलना करें अशोक चौधरी की, तो अशोक चौधरी के समय में लालू प्रसाद नहीं चाहते थे उन्हें 41 सीटें मिले, बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार के साथ और अशोक चौधरी ने साफ तौर पे कह दिया कि यदि आप हमें नहीं देते हैं हमारा हिस्सा तो हम बैकआउट कर जाएंगे। और नीतीश ने लालू प्रसाद को मजबूर किया सीटें देने के लिए, और अपनी भी सीटें उन्होंने छोड़ी, जिसका फायदा भी उन्हें मिला। बिल्कुल कि आज देख लीजिए कि कहाँ है अशोक चौधरी। इन सब बातों को लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं, और बार बार आरजेडी का कहना है, और आरजेडी को छोड़ दीजिए ना, अब तो वाम दलों का भी कहना है कि अगर हम आज सत्ता में नहीं हैं तो ड्यू टू यू। और उस मीटिंग से भी अपने आप को भगा के रखा है अखिलेश सिंह ने, आप याद कीजिएगा, क्योंकि वो मीटिंग बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग हुई थी। दौड़ करके सीएलपी लीडर अजीत शर्मा आए थे। अजीत शर्मा जब वहां से चले थे उससे पहले हमने खबर, बहुत ब्रेकिंग खबर दिखाई थी कि किस तरह से कीर्ति झा आजाद ने दिल्ली में बहुत खूंटा ठोक के मजबूती से कहा था कि हम 17 को लेकर के आ रहे हैं, हमारी सरकार दही चूड़ा के समय बन जाएगा। और इन बातों को सीधी तौर पे अजीत शर्मा ने भी कहा था। और हम पहली बार आपको बता रहे हैं नमन जी कि मदन मोहन झा के चेहरे पर जब देखा मैंने कि विशाल जब उनका बाइट ले रहे थे, तो मैंने देखा कि उनके चेहरे पर इतना ज़्यादा खुशी और इतना ज़्यादा मैंने मजबूत उनको हमने कभी नहीं देखा था।
बड़ी कॉन्फिडेंट थे कि सरकार हमारी बन रही है, और जो भी लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी टूट रही है या हमारे विधायक जा रहे हैं, वो अब संभव नहीं है, क्योंकि एक गलती हम कर चुके हैं। जी। अब आगे हम कोई गलती दोहराने के लिए तैयार नहीं है। अगर जरूरत पड़ती है तो किसी भी तरह से अगर जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे हम खोल कर रखेंगे। जी। तो मतलब ये जो समीकरण फिलहाल बन रहा है, अभी सारे जिस तरफ किए जा रहे हैं, चर्चा कभी भी बेमतलब की नहीं होती राजनीति जी, में। जी। मुलाकातें बेमतलब नहीं होती हैं, व्यक्ति एब्सेंट भी बिना बेमतलब के नहीं होते हैं। इनकी गैर मौजूदगी को क्या हम ये इशारा समझें कि अब जो कांग्रेस है वो राजद के साथ सामंजस्य बिठा के चलेगी, तेजस्वी यादव की बातों को तवज्जो दिया जाएगा, जैसा कि पिछले चुनाव में उनकी बातों को कई हद तक कहा जा रहा था कि निरस्त किया गया। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की बातों पर, तेजस्वी के समीकरण पर भरोसा करके कांग्रेस आगे बढ़ेगी? नमन जी, भक्त चरण दास का संबंध बंगाल से है जी। अब बंगाल में चुनाव है, और बंगाल चुनाव में आपको पता है कि तेजस्वी यादव पहुंचने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और कांग्रेस भी वहाँ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और बगल का राज्य है, आप समझिएगा, ये पूरा जो बिल्ड किया गया है, इसमें भक्त चरण दास का आना और कमान संभालना और ये कहना कि ये सब तो होते रहता है, मेन फोकस वहाँ नहीं है। मेन फोकस तेजस्वी के साथ कैसे साठगांठ करके बिहार को अपने कब्जे में करके और बंगाल पर चढ़ाई की जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसी का पूरा इंटरनल सर्वे चल रहा है। हमने देखा था कि एक समय था जब अशोक चौधरी थे, अपना उनका कार्यकाल चल रहा था, तो एक आवाज़ उठी थी कि प्रेमचंद मिश्र को बनाया जाए प्रदेश अध्यक्ष। जी। प्रेमचंद मिश्र के बारे में फिर वहाँ दिल्ली में केस पहुँच गया, डायरी, जी, कि इन्होंने पार्टी छोड़ी थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि रंजीत रंजन के बारे में, जो कि पप्पू यादव की पत्नी है, सांसद थी उस वक्त, उनकी बातें सामने एक और डायरी पहुंच गई दिल्ली कि ये तो पप्पू यादव की पत्नी है और पप्पू यादव का आधिपत्य हो जाएगा इस पूरे कांग्रेस पर, और यहाँ पे जाप के कार्यकर्ता आगे लगेंगे बैठने, बड़ा उदंड हो जाएगा कार्य। फिर हमने देखा कि अखिलेश सिंह की बात आई, अखिलेश सिंह के बारे में भी केस पहुंच गया दिल्ली जी, कि ये तो राजद से आए हैं, इन पर भरोसा कैसे किया जा सकता है जी। इसी तरह से कई लोगों का नाम सामने आया, और आपको बता दूं कि जब तक मदन मोहन झा का नाम सामने नहीं आया तब तक किसी पर भी संपूर्ण विश्वास केंद्रीय नेतृत्व नहीं कर पाया। 3 कार्यकारी अध्यक्ष लेकर के चला जा रहा था, और तीनों कार्यकारी कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी के बाद हटने के बाद जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे सीपी जोशी पर और बाकी के पूरे कुनबे पर, रोए थे। मुझे तो याद है कि जब मैं उनका साक्षात्कार लेने के लिए गया था तो मैं वहाँ मौजूद था, और मेरे साथ ही वो आगे बढ़ रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे, जो मैं बातें नहीं कह सकता हूँ, और मेरे कंधे पे उनका हाथ था, और बहुत ऐसी बातें कह रहे थे कि मैंने क्या नहीं दिया है, मेरा पूरा परिवार। अब तो मैंने जाने से उनको इतना दुख हो रहा था, क्योंकि उनका जीवन कांग्रेस को देखते हुए कांग्रेस के गोद में, तो ये तो बातें नजर आ रही थी। बड़ा खेल यहाँ ये है कि जहाँ इन सारे लोगों का मैंने नाम क्यों लिया और केस मैंने क्यों बताया, जहाँ इन सारे लोगों का नाम इसलिए काट दिया गया कि ये पार्टी के बाहर के हैं या इनके संबंध पार्टी के बाहर हैं, वहीं तारिक अनवर को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, जो कि कई बार कांग्रेस से आए और गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस हिसाब से कहीं ना कहीं लोगों को बुरा लगना बिल्कुल लाजमी है। कांग्रेसी अगर आज हंगामा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, तो उसका कारण हमने लगभग आपको बता दिया है। दिल्ली में बैठे रहने का अखिलेश सिंह का एक बड़ा कारण है कि तारिक अनवर को अगर इसी तरह से कमान दे दी जाएगी तो इंतजार कितने दिन करते रह जाएंगे नेता। बिल्कुल। और एक बार ही सही अखिलेश सिंह चाहते हैं कि उन्हें भी कमान देकर देखा जाए, लेकिन फिर वही बातें हैं, कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो इस बात से काफ़ी खफा हो जाते हैं। उन्हें लगता है इस चुनाव में उन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव ने उन्हें हराया है। लेकिन एक चीज़ और इस बीच में नमन जी, जो इनसाइडर कांग्रेस के हैं, जो कांग्रेस के पुराने कांग्रेसी हैं, माने हार्डकोर कांग्रेसी जो हैं, वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं कि अखिलेश सिंह के हाथ में जाए, क्योंकि लोकसभा से लेकर उनका कहना यही है कि अगर अखिलेश सिंह के हाथ में जाएगा तो अखिलेश सिंह के हाथ में नहीं जाएगा, तेजस्वी के हाथ में चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इन्हीं सब बातों की, हालांकि एक चीज़ तो इतना तय नजर आ रहा है कि जो स्थितियां सामने आ रही हैं और जो स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रही है कांग्रेस, कदम क्या उठा रही है उसे उसकी मजबूरी है उठाना, क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल ने ऑटोमेटिक अपने आप को प्रेम से बाहर कर लिया, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। किसी तो मदन मोहन झा जी ने भी कर दिया, वो तो पहले भी कर चुके हैं और एक बार फिर से कर दिया है। अब स्थिति यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, एक बार फिर से ये स्थिति आ गई है। या तो कांग्रेस जो है नीतीश कुमार के हाथों में जाएगी या उनके इशारे पे चलेगी, जैसा कि आपको भी पता होगा कि चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस के लोग जाना चाहते थे लेकिन नीतीश कुमार ने रोक दिया। और दूसरा
तेजस्वी यादव अपने हिसाब से अब कांग्रेस को डील करेंगे, जी। ये बातें तो तय नजर आ रही हैं। तो ये था आज का हमारा सुबह का पंचनामा। अभी 2 किस्तें और हैं दिन में आनी। दोपहर में हम राकेश के साथ मौजूद रहेंगे और रात में फिर अकेले आपसे मुखातिब होंगे। इस तरह से दिन भर खबरें हमारे चैनल पर चलती रहती हैं। ये खबरें वो नहीं हैं जो आपको अखबारों में दिख जाएंगी, ये वो खबरें हैं जो खबरों के भीतर कहीं ना कहीं छुपी होती हैं। खोज कर लाना भी अपने आप में एक चैलेंज है, बहुत मेहनत का काम है। इसे आकर यहाँ बैठकर पूरी साफगोई से कह पाना भी एक बड़ी समस्या होती है, लेकिन हम इन समस्याओं को पार पाकर आपसे सीधा संवाद स्थापित करते हैं। और इस संवाद में कई चीज़ें जिनका जो ग्रहण शक्ति है, मानसिक ग्रहण शक्ति उतनी मजबूत ना हो तो वो नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आग्रह है कि जो इस राजनीतिक विषय को समझते हैं वो इसे शेयर भी करें और कोशिश करें कमेंट में हमारा प्रोत्साहन करने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बातें समझ में नहीं आती तो उन्हें लगता है कि ये गलत है और अगले दिन जब अखबारों में वो खबर देखते हैं तो फिर आकर व्हाट्सएप करते हैं। मुझे बस कई मैसेजेस हैं ऐसे कि नमन जी मैं भाजपा का समर्थक हूँ, आपने उस दिन बोला था, मुझे बुरा लगा था, मैंने आपको ये बोला था, फिर उसके बाद मैंने देखा खबर तो फिर मैंने आपको धन्यवाद भी दिया। लगभग हर दलों से फिर वही होता है, कहीं कांग्रेस के नेता, कभी राजद के नेता, कभी रालोसपा के नेता, ऐसा होता रहता है। इससे ना तो हमें कोई हताशा होती है, ना इससे कोई हम निराश होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो दर्शक हमारे रेगुलर हैं, जो हमारी इन खेपों का इंतजार करते हैं खबरों की, उनसे आग्रह है कि आप अपना सहयोग बनाए रखिए। आप ही के लिए ये खबरें हम लेकर आते हैं, क्योंकि अंदर की खबरें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 दिन बाबा का खूंटा जो ठोक के सो है नहीं आ पाया तो आप सभी ने फ़ोन करके मुझे परेशान कर दिया था। तो मैं समझता हूँ आपकी उत्सुकता, मैं समझता हूँ आप लोगों का ईगरनेस, मैं समझता हूँ आप लोगों का प्यार। बस इसे बनाए रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप देख रहे हो, और UPI नंबर है जिस पर सहयोग बहुत ज़रूरी है आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।